हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित सिंघल और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अपने लेक्चर नंबर 6 में लास्ट लेक्चर के अंदर अपना पार्ट 1 का सेक्शन ए का एक टॉपिक डिस्कस किया था, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल के बाद आज अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, इन्वेंट्री के बारे में। ठीक है, फैक्टरिंग अपना लास्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया था, आपको याद होगा अपन ने इसका एक क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, आई होप कि आप घर पे इसका रिवीजन कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि अपन ने बात करी थी कि अपन एक डेली की डेली एक नया इनिशिएटिव लेते हुए एक कोड डिस्कस करेंगे। ड्रीम इज नॉट दैट विच विल यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। क्या मतलब है इसका कि ड्रीम्स वो नहीं जो अपन को केवल रात को सोते समय आते हैं। ड्रीम्स वो हैं जो अपन को रात को सोने ही नहीं देते, जो अपन को रात को सोने ना दें। आपके रात में पूरी रात भर यही चलता रहे आपके माइंड के अंदर कि आगे जो अपन कर रहे हैं उससे अपन को क्या क्या बेनिफिट होगा और कैसे अपन उसको अचीव करके आगे अपन इंडिपेंडेंस हासिल करेंगे। स्टूडेंट्स, आप में से कई लोग प्रोफेशनल्स हैं जो ऑलरेडी वर्किंग हैं। ठीक है, उनका ड्रीम होगा कि उनको एक स्टेप आगे जाना है या 2 स्टेप आगे जाना है, अपने जिस भी जगह पे वो खड़े हैं आज अच्छी पोजीशन पे, उससे भी उनको आगे पोजीशन गेन करनी है। अगर आप 11th 12th अभी जस्ट 12th पास आउट है तो आप एक अच्छा ड्रीम होगा कि भाई हम फर्स्ट जॉब जो हमारी लगे वो बहुत अच्छी लगे, हम अपने घर वालों के लिए ये कर सकें, हम अपने जो सोसाइटी है उसके लिए कुछ कर सकें, हम अपने लिए इंडिपेंडेंस हासिल कर सकें, एक तरीके से इंडिपेंडेंट बन जाएं फटाफट से। ठीक है, आपकी किसी भी तरीके के ड्रीम हो सकते हैं। मैं आपसे बस यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जब भी रात को सोएं तो 10 से 15 मिनट ज़रूर दीजिए इन चीज़ों को सोचने के अंदर कि अगर आप जो आप चाहते हैं वो बन जाएंगे तो उसके बाद इमेजिन करिए कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज आएगा। ठीक है, आप सोचिए कि अगर आपकी डिग्री आपके नाम के आगे सीएमए लग जाता है, ठीक है, तो आपको क्या हासिल हो सकता है, इससे आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएगा। ये जरूर सोचिए, इससे आपकी पढ़ाई में आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। जब मैं रात को पहले जब मैं सीए कर रहा था तो मैं रात को डेली की डेली हाफ आवर करीबन यही एक्टिविटी करता था। डेली की डेली सोचता ही रहता था कि सीए बनने के बाद लाइफ में कैसा चेंज आएगा। ठीक है, हमारी एक छोटी सी दुकान थी पहले, तो वो सब बातें कभी और डिस्कस करेंगे, चलो। ठीक है, तो उससे आगे आने के लिए अपन ने क्या क्या किया और फिर सीए बनने के बाद लाइफ में कैसे चेंजेस आए। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि भाई सीए बनने के बाद या कुछ भी एसीसीए बनने के बाद या सीएमए बनने के बाद लाइफ में क्या चेंज आएगा, ठीक है, तो आपकी पढ़ाई जो है वो करना आपको ईजी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, इन्वेंट्री। व्हाट इज इन्वेंट्री? इन्वेंट्री किस लिए खरीदता है कोई भी पर्सन? हेल्ड फॉर कंजम्पशन या फिर हेल्ड फॉर सेल। इन्वेंट्री के हमेशा स्टूडेंट्स दो ही पर्पस हो सकते हैं, या तो आप इन्वेंट्री को कंज्यूम करने के लिए खरीदते हो या बेचने के लिए खरीदते हो। कंज्यूम मतलब आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, ठीक है। सेल करने के लिए खरीदते हो मतलब आप उसको फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स है या नहीं है आपकी इन्वेंट्री। और कई बार आपके चीज़ें मिड में रह जाती है, बीच में रह जाती है। जैसे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से फिर वो डब्ल्यू में कन्वर्ट होता है, अपन को पता है, वर्क इन प्रोग्रेस, और लास्ट में क्या बनता है, वो फिनिश गुड्स। ठीक है, जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो, आप घर में खाना बनाते हो, ठीक है, तो जो आपका आटा है, जो फ्लोर है, वो आपका क्या है, रॉ मटेरियल। आपने रोटी तवे पे डाली, ठीक है, तो वो क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस। और जब वो रोटी बनके तैयार हो गई, चपाती बनके तैयार हो गई, दैट इज कॉल्ड फिनिश गुड्स। अपना इस टॉपिक के अंदर इसको इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया इन्वेंट्री को अकाउंट्स के अंदर ज़्यादा? क्योंकि देखो ये लार्जेस्ट आइटम होता है, मेनली लार्जेस्ट आइटम होता है। इवन इसकी वैल्यू आप देखेंगे तो फिक्स असेट से भी ज़्यादा हो जाती है। कई बार जितने की फिक्स असेट नहीं होती उससे ज़्यादा इन्वेंट्री होती है। ठीक है, और आपका मेन काम है ही क्या, गुड्स को परचेज करना और सेल करना। किसी भी बिजनेस का मेन काम क्या होता है, गुड्स को परचेज करके उसको सेल करना। तो इन्वेंट्री को अपन को बहुत ज़्यादा मैनेज करना होता है। अपन यहाँ से इन्वेंट्री को कॉस्टिंग के हिसाब से नहीं समझ रहे, अपन यहाँ पे इन्वेंट्री को अकाउंटिंग के हिसाब से समझेंगे। पहले तो आप ये बताइए, गुड्स परचेज करने की एंट्री क्या होती है, बेसिक से चालू करते हैं। गुड्स परचेज करने की एंट्री होती है परचेज टू कैश।
ठीक है। एक बच्चे से इंटरव्यू में पूछा फर्नीचर परचेस करने की क्या एंट्री होती है, तो उसने बता दी परचेज टू कैश। क्या फर्नीचर परचेस करने की एंट्री परचेज टू कैश होगी? नहीं, फर्नीचर परचेस करने की एंट्री होगी फर्नीचर टू कैश। क्यों? फर्नीचर इज नॉट योर गुड्स। फर्नीचर आपके गुड्स नहीं होते। क्या आप बिजनेस फर्नीचर खरीदने बेचने के लिए करते हो क्या? नहीं। फर्नीचर, हाँ, अगर आपका बिजनेस ही फर्नीचर परचेस करना और सेल करने का है, तब एंट्री आप डालोगे परचेज टू कैश। लेकिन इमेजिन करो कि एक पर्सन है जो कपड़ों का काम करता है, टेक्सटाइल का काम करता है, वो कपड़े बनाता है, बेचता है, इसलिए उसके पास थोड़ा बहुत फर्नीचर रखा हुआ है ताकि वो उन चीज़ों को सेट कर सके वहाँ पे, कपड़ों को। तो जब वो फर्नीचर खरीदता है तो एंट्री क्या डालेगा? फर्नीचर टू कैश, क्योंकि फर्नीचर उसके लिए फिक्स सेट है। परचेज टू कैश मत कर देना, है ना, गड़बड़ हो जाएगी। कई लोग इंटरव्यू तक गलत कर देते हैं क्वेश्चंस को, है ना। चलिए, अपन यहाँ पे किस टॉपिक से डील करेंगे? फिनिश गुड से डील करेंगे। अब सबसे पहले बात आती है कि वैल्यूएशन कैसे करेंगे इन्वेंट्री का जब अपन परचेज करेंगे, व्हेन इट इज परचेज्ड। तो आपको पता है कि परचेज जब अपन करते हैं तो क्या ऐड करते हैं? परचेज कॉस्ट। सबसे पहली बात तो इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे? परचेज कॉस्ट प्लस जितने भी अपन ने गुड्स परचेज करते समय, इन्वेंट्री परचेज करते समय जो एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, वो सारे ऐड कर देंगे। जैसे क्या क्या एक्सपेंसेस पे करते हो आप इन्वेंट्री खरीदते समय, खरीदते टाइम पे? कैरेज इनवर्ड, है ना, फ्रेट, और फ्रेट के अलावा कोई टैक्सेस एंड ड्यूटीज आपने ये पे करा तो, कोई डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, अब तो आपको समझ में आ गया है ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, उसको लेस कर दो अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो। कोई इंश्योरेंस लगा तो उसको ऐड कर दो आप। तो ये सारी चीजें, और भी कोई चीजें अगर आपकी डायरेक्ट है परचेस करने पे जो लग रही है इन्वेंट्री की, वो सारी की सारी आप इसमें ऐड करते जाते हो। ठीक है। तो वैल्यूइंग द इन्वेंट्री व्हेन इट इज परचेज कैसे? इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट एन अमाउंट दैट इंक्लूड्स ऑल द कॉस्ट पेड फॉर द इन्वेंट्री। ठीक है। सारी की सारी जो कॉस्ट आपने इन्वेंट्री की पे करी है वो उस परचेज कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाती है। और एंड फॉर गेटिंग द इन्वेंट्री रेडी एंड अवेलेबल फॉर सेल। जब, अब जैसे मान लो आपने रॉ मटेरियल परचेज करा, लेकिन आप बेच क्या रहे हो? फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स की कॉस्ट में केवल क्या रॉ मटेरियल की कॉस्ट ऐड करोगे क्या? नहीं। तो आप जैसे उस रॉ मटेरियल को आपने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए लेबर की कॉस्ट पे करी होगी, लेबर होता है, लेबर चार्जेस लगते हैं। कोई अदर एक्सपेंसेस जिसे अपन ओवरहेड्स कहते हैं, आपने सुना होगा ओवरहेड्स नाम, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, ठीक है, बाद में समझ में आ जाएगा। ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो जितना भी कॉस्ट आपने पे करा है रॉ मटेरियल के अंदर, लाइक लेबर, अदर एक्सपेंसेस, इन सबको मिलाते हुए क्या ऐड होता, क्या बन जाता है? फिनिश गुड्स। ठीक है। तो रॉ मटेरियल तो ऐड होता ही है, लेबर भी एक्सपेंस ऐड हो जाएगा और अदर एक्सपेंसेस भी ऐड हो जाएंगे। और क्या इस बता दिया? शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट मतलब गुड्स रिसीव करने की जो कॉस्ट हो गई आपकी, जैसे मैंने बताया फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सब आ गया इसमें। इंश्योरेंस आ गया वाइल द इन्वेंटरी इज इन ट्रांजिट। ट्रांजिट इंश्योरेंस आपने सुना होगा, जब माल रास्ते में है। टैक्सेस एंड टैरिफ भी ऐड कर देते हैं, ड्यूटीज भी ऐड कर देते हैं। एनी अदर कॉस्ट विदाउट विच द कंपनी कुड नॉट रिसीव द इन्वेंट्री टू सेल द कस्टमर। तो विदाउट विच द कंपनी कुड नॉट रिसीव द इन्वेंट्री टू सेल द कस्टमर। तो सारी कॉस्ट जो कस्टमर तक गुड्स को सेल करने के लिए जरूरी है, अगर वो कॉस्ट खर्च नहीं करोगे आप तो कस्टमर को आप वो माल बेच ही नहीं पाओगे। तो वो सारी की सारी कॉस्ट आप इन्वेंट्री में ऐड कर देते हो। एक चीज और ध्यान रखिए, कॉस्ट ऑफ रिसीविंग द इन्वेंट्री आर कॉल्ड लैंडिंग कॉस्ट। ठीक है। बस आपको इन्वेंट्री में कौन सी कॉस्ट ऐड नहीं करनी है आप ये समझ लो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कभी भी आप इन्वेंट्री में ऐड नहीं करते हो। ठीक है। कॉस्ट के अंदर अब जैसे आपने इन्वेंट्री को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया, तो वो आप इंक्लूड मत कर देना कभी भी। ठीक है। गुड्स इन ट्रांजिट क्या होता है? गुड्स इन ट्रांजिट मतलब जैसे देखिए, ये एक गोडाउन है, ठीक है, ये दोनों गोडाउन्स हैं। आपको मैं ज़्यादा बढ़िया बताता हूँ, चलो एक एग्जांपल लेके यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल। सर ये क्या बना रहे हो आप? स्टूडेंट्स, ये मान लो आप इंडिया का मैप है ना। वैसे तो मैं मैप बना तो सकता हूँ एक्यूरेट, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है बनाने का। ठीक है। बीच में यहाँ पे आपका
बे ऑफ बंगाल आ जाता है नहीं, अरेबियन सी, सॉरी, बे ऑफ बंगाल तो उस तरफ आएगा। फिर यहाँ पे आपके मान लेते हैं कि बीच में अफ्रीका वगैरह जो भी है सब आ गया, और यहाँ पे कंट्री ले लेते हैं यूएसए। ठीक है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में आपको पता है कंट्री है सबसे बड़ा, यूएसए। अब हुआ क्या, ये बीच में बहुत ओशियंस हैं। ठीक है, अटलांटिक वगैरह जो भी है, अपन को ज्योग्राफी से भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, अभी तो आप केवल कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि इसको पूरा बना लेते हैं यहाँ तक। कॉन्सेप्ट ये है कि ना, ये वाला पर्सन जो है, यहाँ पे एक पर्सन बैठा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, उस गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा, और वो एक्सपोर्ट कहाँ पे करेगा, इंडिया में करेगा गुड्स को एक्सपोर्ट। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में सिटी मुंबई। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना। ठीक है, ज्योग्राफी को इग्नोर कर देना, वो मैं जानबूझ के कंसिडर नहीं कर रहा चीज़ें। तो अब हुआ क्या कि यूएसए वाला जो एक्सपोर्टर है वो गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया के अंदर एक बैठा पर्सन इंपोर्टर है, इसको इंपोर्ट, ये इंपोर्टर है। ठीक है, और ये यूएसए वाला पर्सन है, ये कौन है, एक्सपोर्टर है। अब हुआ क्या कि दो तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एफओबी एट शिपिंग पॉइंट, एफओबी एट डेस्टिनेशन पॉइंट। सर पहले तो ये बताओ एफओबी क्या होता है। एफओबी की फुल फॉर्म होती है फ्री ऑन बोर्ड। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, सपोज करो ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये शिप है या वेसल है, इसमें क्या रखे हुए हैं, गुड्स। ठीक है, ये क्या रखे हुए हैं, सारे के सारे गुड्स रखे हुए हैं। और ये जो यूएसए वाला एक्सपोर्टर है, सपोज करो इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है एफओबी एट शिपिंग पॉइंट। इसका क्या मतलब है, जैसे ही गुड्स शिप हो जाएंगे, जैसे ही गुड्स निकल जाएंगे यहाँ से, चढ़ जाएंगे मतलब, ठीक है, ये वेसल है, इस पे गुड्स जैसे ही रख दिए जाएंगे, चढ़ जाएंगे, जैसे इस पे गुड्स आ गए हैं। ठीक है, तो इस गुड्स का टाइटल किसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, बायर के पास। बायर कौन है, बायर है इंपोर्टर मतलब इंडियन, और अपना एक्सपोर्टर कौन है, सेलर। ठीक है, तो जैसे ही गुड्स चढ़ जाएंगे इस शिप के ऊपर, उसी समय इस बायर के पास क्या ट्रांसफर हो जाएगा, गुड्स का टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। अब सारे के सारे गुड्स के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, जितने भी रिस्क हैं और रिवॉर्ड्स हैं इस गुड्स से रिलेटेड, मतलब फायदे नुकसान जो भी हैं गुड्स के, जो भी फ्यूचर में होगा, उन सबकी जिम्मेदारी अब किसकी हो जाएगी बताओ, बायर की। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, एफओबी एट शिपिंग पॉइंट, शिपिंग मतलब चढ़ जाएगा गुड्स। तो अगर ये गुड्स बोर्ड पे चढ़ गए, बोर्डिंग पास बनवाते हैं अपन, जाते हैं कभी फ्लाइट वगैरह पे, तो बोर्डिंग पास मतलब फ्री ऑन बोर्ड है ना, यहाँ पे गुड्स चढ़ गए एक तरीके से। ठीक है, शिप पे, तो शिप पे चढ़ते ही अब गुड्स की जिम्मेदारी किसकी खत्म हो गई, सारी की सारी यूएसए वाले पर्सन की, एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी खत्म। अब ये गुड्स किसके हो गए, सारे के सारे बायर के हो गए, है ना। इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे रेवेन्यू रिकॉग्निशन में बहुत फर्क पड़ता है। भाई यूएसए वाला पर्सन अपनी बुक्स में सेल की एंट्री कब डालेगा, अभी तक यूएसए वाले पर्सन के लिए गुड्स क्या थे, खुद की इन्वेंट्री थी। ठीक है, जैसे ही गुड्स इधर पहुंच गए, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एफओबी एट शिपिंग पॉइंट था, एफओबी एट शिपिंग पॉइंट था, तो इस केस में गुड्स की जिम्मेदारी किसके पास ट्रांसफर हो चुकी है, पूरी की पूरी बायर के पास। जैसे ही शिप हो गए गुड्स तो ट्रांसफर हो गई, अब ये गुड्स किसके हो गए, बायर के हो गए, यही इसी पॉइंट से ही। तो अब यूएसए वाला जो सेलर है वो एंट्री डाल देगा किसकी, सेल की। ठीक है, अच्छा ये बताओ अब ये मान लो गुड्स चल रहे हैं यहाँ से 1 तारीख को, ठीक है, सपोज करो 1 जुलाई को, और ये मुंबई वाले जो बायर है उसके पास पहुंचेंगे 30 जुलाई को गुड्स, 30 दिन
बीच में गुड्स आराम से सफ़र करेंगे ना, ठीक है, लंबा टाइम मज़े से जाएंगे। तो बताना जरा, जब तक ये 30 दिन तक ये गुड्स जो होंगे बीच में सफ़र करेंगे, ये किसके गुड्स कहलाएंगे? ऑब्वियस ही बात है सर, बायर के कहलाएंगे, क्योंकि सेलर तो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो बायर के पास लेकिन ये गुड्स रिसीव तो हुए नहीं है, तो बायर इसको किस नाम से दिखाएगा अपने बुक्स में? गुड्स को गुड्स इन ट्रांजिट। समझ में आया? मतलब 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक जब तक बायर के पास ये गुड्स रिसीव नहीं होंगे, तो बायर इन गुड्स को किस नाम से दिखाएगा? गुड्स इन ट्रांजिट नाम से दिखाएगा। और यही कि यही गुड्स जो हैं वो सेलर जो है 1 जुलाई की एंट्री डाल के सेल से फ्री हो जाएगा। अब ये गुड्स इसके बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता था, ये समझ में आ गया आपको? दूसरा केस हो सकता था FOB एट डेस्टिनेशन पॉइंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब ये गुड्स पहुंचेंगे, जैसे मान लो एग्जांपल ले लो आप, ये USA है, ये बीच में सी है, वाटर, और ये इंडिया है। तो जब तक ये गुड्स पहुंचेंगे नहीं, ये यहां से चल दिए, इन पे गुड्स रखे जा चुके हैं, ये जा रहे हैं गुड्स, और ये 30 जुलाई को यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। कहाँ पहुंचे ये? एग्जाम्पल ले लो, मुंबई कस्टम्स पोर्ट पे पहुंच गए, मुंबई के अंदर पोर्ट है जो, उस पे पहुंच गए। कौन सी तारीख को पहुंचे? 30 जुलाई को। अब की बार लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? FOB एट डेस्टिनेशन। तो बताना जरा क्या होगा इस केस में? 30 जुलाई को जब गुड्स पहुंच गए, तभी एंट्री USA वाला सेलर डालेगा सेल की एंट्री USA वाला एक्सपोर्टर कब डालेगा? 30 जुलाई को। समझ में आया क्या? USA वाला पर्सन इसकी गुड्स की सेल की एंट्री कब डालेगा? 30 जुलाई को डालेगा, ठीक है। लेकिन ये गुड्स निकल तो चुके ही हैं, ये निकल किस दिन गए थे यहाँ से, कब चल दिए थे यहाँ से? 1 जुलाई को, ठीक है। और 30 जुलाई तक ये किसका स्टॉक है? अब बताओ, 30 जुलाई तक ये लेकिन स्टॉक किसका है? 30 जुलाई तक ये USA वाले सेलर का ही स्टॉक है, ठीक है। लेकिन होगा क्या, क्योंकि ये स्टॉक अब इसके पास फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक दिखाना तो USA वाले पर्सन को ही पड़ेगा स्टॉक अपनी बुक्स में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? FOB एट डेस्टिनेशन। जब तक गुड्स पहुंचेंगे नहीं वहां पे, तब तक क्या होगा? ये गुड्स का टाइटल ही ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन अब ये जो बीच में है 1 जुलाई से 30 जुलाई तक, ये स्टॉक इसके पास है तो नहीं, ये तो मार्केट में मतलब है। मार्केट में क्या मतलब? शिप, बीच में शिप में है, तो इसको नाम देते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। इसको नाम क्या देते हैं? गुड्स इन ट्रांजिट। होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। मतलब 30 जुलाई के बाद अब ये गुड्स, जब ये सेल की एंट्री डाल देगा USA वाला सेलर, कब डालेगा? आफ्टर 30 जुलाई, तो फिर ये गुड्स फ्री हो जाएंगे, है ना। लेकिन ध्यान रखना, सेल की एंट्री कौन सी तारीख को डालेगा USA वाला सेलर? 30 जुलाई को। और उससे पहले ये गुड्स क्या कहलाएंगे? गुड्स इन ट्रांजिट कहलाएंगे USA वाले पर्सन के यहाँ पे। और ये जो मुंबई वाला पर्सन है, ये एंट्री कब डालेगा बायर इसकी? ये एंट्री डालेगा अब डायरेक्ट 30 जुलाई को कह लो, या फिर 1 अगस्त को कह लो। जब ये गुड्स इसके पास पहुंच जाएंगे, तब ये बायर सीधा परचेज की एंट्री डालेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी है क्रेडिटर वगैरह, क्या एग्रीमेंट पर डिपेंड करेगा, ठीक है क्या? तो समझ में आया क्या हिसाब किताब चल रहा है चीज़ों का? समझना पड़ेगा, है ना, ऐसे छोड़ेंगे नहीं। तो कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हो गए? FOB एट शिपिंग पॉइंट, FOB एट डेस्टिनेशन पॉइंट। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, है ना, तो अपन को छोड़ना नहीं है टॉपिक, अपन को अच्छी तरीके से करना है इसको।
हार्ड नहीं है कुछ भी। तो अब ये सपोज करो इंडिया है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये इंडिया है और ये यूएसए है, ये बीच में सी है, ठीक है, और ये शिप या वेसल है, और इसमें क्या पड़े हुए हैं, गुड्स पड़े हुए हैं। तो अगर एफओबी एट शिपिंग पॉइंट होता है गुड्स का ट्रांसफर, कॉन्ट्रैक्ट अगर एफओबी एट शिपिंग पॉइंट है, तो यूएसए वाला पर्सन सेल की एंट्री कब डाल सकता है, जैसे ही वो गुड्स शिप हो चुके हैं, मतलब 1 जुलाई को यूएसए वाला पर्सन सेल की एंट्री डाल देगा, ठीक है। और इसी दिन 1 जुलाई को इंडिया वाला पर्सन किसकी एंट्री डाल देगा, परचेज की एंट्री डाल देगा। लेकिन परचेज की एंट्री डालते समय उसको क्या बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अभी गुड्स उसके पास फिजिकली प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक या 30 जुलाई तक, जो भी है, 30 जुलाई तक इसको एंट्री किसकी डालनी पड़ेगी अपनी बुक्स में, गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से डालनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, यूएसए वाला पर्सन है और इंडिया है, और कॉन्ट्रैक्ट किस नेचर का है, एफओबी एट डेस्टिनेशन नेचर का है। तो उस केस में क्या होगा, जब तक गुड्स पहुंचेंगे नहीं इंडिया वाले पर्सन के पास, तब तक ये पर्सन अपनी बुक्स में सेल की एंट्री नहीं डाल सकता। तो मान लो ये गुड्स 30 जुलाई को पहुंचे, तब ये पर्सन सेल की एंट्री डालेगा, और इंडिया वाला पर्सन तभी परचेज की एंट्री 30 जुलाई को डाल सकता है। लेकिन 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक, क्योंकि ये गुड्स यूएसए वाले पर्सन के पास फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इन्वेंट्री तो है इसकी, तब तक ये क्या कहलाएगा, गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी बात कि एफओबी एट शिपिंग पॉइंट में मैंने जो है गुड्स इन ट्रांजिट किसकी बुक्स में दिखाया था, बायर की बुक्स में, ठीक है, इस पीरियड के दौरान। और एफओबी एट डेस्टिनेशन पॉइंट में गुड्स इन ट्रांजिट जो है 1 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में किसकी बुक्स में दिखाया गया है, यूएसए वाले पर्सन की बुक्स में दिखाया गया है, मतलब सेलर की बुक्स में दिखाया गया है। क्लियर क्या, आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी। एक सेकेंड, ठीक है, आगे चलें। फिर अब इसी पॉइंट से देखिए आप, अकाउंट रिसीवेबल का ही पॉइंट निकल जाएगा। इशू ऑफ ओनर गुड्स इन ट्रांजिट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू अकाउंट रिसीवेबल। जैसे फॉर द सेलर इफ एनी इंडिविजुअल शिपमेंट मेड नियर द एंड ऑफ द पीरियड शुड बी रिपोर्टेड इन द पीरियड एट बैलेंस शीट एज आइदर इन्वेंट्री और रिसीवेबल। ये पॉइंट समझ में आपको क्या कह रहा है ये भाई। देखिए अब सपोज करो गुड्स हैं एफओबी एट शिपिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें यूएसए वाला पर्सन है एक और एक इंडिया वाला पर्सन है, ठीक है। आपने वाटर बना दिया, ये शिप है, ये गुड्स निकल गए यहां से। तो यूएसए वाले पर्सन ने क्या किया, इसको सेल की एंट्री डाल दी, ठीक है। सेल की एंट्री डालते ही इसके यूएसए वाले पर्सन के पास से स्टॉक खत्म हो गया 1 जुलाई को। अब वो स्टॉक जो था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया बताओ, डेटर्स में कन्वर्ट हुआ ही नहीं हुआ 1 जुलाई को, सोचो जरा। अकाउंट रिसीवेबल, भाई सेल की एंट्री क्या डालेगा वो यूएसए वाला पर्सन 1 जुलाई को, डेटर टू सेल ही डालेगा ना। तो 1 जुलाई को ये क्या बन गए, स्टॉक डेटर बन गए, मतलब अकाउंट रिसीवेबल बन गए। और वो अपन देख ही चुके हैं कि 1 जुलाई को इंडिया वाला पर्सन इसकी परचेज की एंट्री डाल देगा, लेकिन परचेज की एंट्री डालते समय इसको क्या दिखाना पड़ेगा, उसको गुड्स इन ट्रांजिट। सही है क्या। ऐसे ही अगर एफओबी एट डेस्टिनेशन हो, तो अब आप सोचो क्या होना चाहिए, ठीक है। देखो सोचने से ही काम चलेगा, जब तक नहीं सोचोगे तब तक मजा नहीं आएगा आपको भी। एफओबी एट डेस्टिनेशन में क्या होगा, एक यूएसए वाला पर्सन है, एक इंडिया वाला पर्सन है।
तो यूएसए वाले पर्सन ने क्या किया, गुड्स को ट्रांसफर कर दिया यहाँ से। जब तक ये गुड्स इंडिया वाले पर्सन को मिल नहीं जाते तब तक ये इन्वेंट्री किसकी है, यूएसए वाले की। तो लेकिन 1 जुलाई से अपन ने देख लिया 30 जुलाई तक यूएसए वाला पर्सन इसको किस नाम से दिखा रहा है, गुड्स इन ट्रांजिट नाम से दिखा रहा है, समझ रहे हो। और क्योंकि ये स्टॉक अभी किसका है, यूएसए वाले पर्सन का स्टॉक ही तो है ये, अभी इन्वेंट्री किसकी है, यूएसए वाले पर्सन की। और जैसे ही गुड्स पहुंचे, मान लो 31 जुलाई या 30 जुलाई जो भी गुड्स पहुंचे, सपोज तो 31 जुलाई है, 31 जुलाई को ये यूएसए वाला पर्सन इस स्टॉक को, इस गुड्स इन ट्रांजिट की जगह क्या दिखाना चालू कर देगा, इसको डेटर्स दिखाना चालू कर देगा। भाई जैसे ही गुड्स पहुंच गए तो फिर इंडिया के अंदर जैसे ही गुड्स पहुंचे, तो क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एफओबीआई डेस्टिनेशन है और डेस्टिनेशन क्या था इसका, इंडिया था। तो अब 31 जुलाई को ये गुड्स पहुंच गए हैं और ये स्टॉक से अब डेटर्स आ गए हैं। अब ये पर्सन जो यूएसए वाला है ये पैसे लेने का राइट रखता है इस इंडियन बायर से, इस इंडियन बायर से। क्लियर क्या, बात समझ में आ गई आपको। चलो अब आते हैं अपन किस पे, नेक्स्ट टॉपिक इज कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का भी वर्ड सुना है आपने, सुना होगा, बहुत मतलब यूज होता रहता है कंसाइनमेंट। इधर आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो होता क्या है, एक पर्सन है कंसाइनर, कंसाइनर, एक पर्सन है कंसाइनी, इसका मान लेते हैं नाम x, इसका नाम मान लेते हैं y, ठीक है। तो कंसाइनर ने क्या किया है, गुड्स सेंट करे हैं, क्या किए हैं, सेंट करे हैं किसको, कंसाइनी को। क्यों किए हैं, क्योंकि कंसाइनी अब क्या करेगा, इन गुड्स को सेल करेगा, ठीक है। ये आप मान सकते हो जैसे फ्रेंचाइजी सिस्टम होता है। फ्रेंचाइजी सिस्टम में क्या होता है कि एक पर्सन है जिसकी फैक्ट्री सपोज करो है यूएसए के अंदर, और उसने एक पर्सन, एक एजेंट बिठा दिया अपना, कंसाइनी कौन है, अपना एक एजेंट है, सिंपल, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हो, प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का काम क्या है, इसको गुड्स सेंड करना। इस एजेंट का काम क्या है, इस गुड्स को मार्केट में सेल करना। तो ये थर्ड पार्टी कोई कस्टमर है। अब कंसाइनी क्या करता रहेगा, ये जो वाई है, ये वाई इनको गुड्स बेचता रहेगा, समझे बात। अब मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर दो, कंसाइनर ने मान लो जिस दिन गुड्स भेजा था कंसाइनी को, कंसाइनी के पास पहुंच भी गया। अब अपन गुड्स इन ट्रांजिट के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, अपन कुछ और डिस्कस कर रहे हैं। कंसाइनर ने गुड्स भेज दिया कंसाइनी को, ठीक है, और वो रिसीव भी कर लिया कंसाइनी ने। अब कंसाइनर जब गुड्स भेजेगा कंसाइनी को तो क्या एंट्री डालेगा, सेल की एंट्री पास कर देगा क्या, बताना जरा। क्या कंसाइनर ने जैसे ही कंसाइनी को गुड्स दिया तो कंसाइनर अपनी बुक्स में सेल की एंट्री डाल देगा, नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा, क्योंकि कंसाइनर केवल कंसाइनी को गुड्स सेंड कर रहा है ना, भेज रहा है। कंसाइनी का काम आगे क्या है, उन गुड्स को सेल करना आगे, ठीक है। तो कंसाइनर सेल की एंट्री कब पास करेगा पता है, जब कंसाइनी इन गुड्स को रियल में, एक्चुअल में किसी थर्ड पार्टी को बेच देगा। मतलब कंसाइनर ने मान लो कंसाइनी को गुड्स दिए सपोज करो 1 जनवरी को, ठीक है, और कंसाइनी ने इन गुड्स को सेल करा 16 जनवरी को। तो कंसाइनर सेल की एंट्री किस दिन डालेगा बुक्स में, 16 जनवरी को डालेगा, ठीक है। क्लियर क्या, उससे पहले गुड्स किसका स्टॉक है, ध्यान रखना, कंसाइनर का स्टॉक है। तो 1 जनवरी से 16 जनवरी तक ये गुड्स किसके स्टॉक में है तो कंसाइनी के पास, लेकिन कंसाइनर क्या मानेगा कि ये मेरा ही स्टॉक है। तो मैं आपको जनरल एंट्री करके बताऊं क्या एंट्री होती है, ठीक है। वैसे आपके कोर्स में नहीं है इसकी जनरल एंट्री, लेकिन फिर भी आप, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकता है तो मैं आपको बता रहा हूँ।
कंसाइनर अपनी बुक्स में क्या एंट्री डालेगा? कंसाइनर डालेगा कंसाइनी अकाउंट डेबिट, मतलब वाई अकाउंट डेबिट इस केस में, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। आया समझ में? ये एंट्री कौन डाल रहा है भैया? ये एंट्री डाल रहा है एक्स, ठीक है। और जब ये, अच्छा ये एंट्री किस दिन डाली? मान लो 10,000 के गुड्स हैं, ये डॉलर या रुपीस कुछ भी मान लो, ये एंट्री किस दिन डाली है? 1 जनवरी को। अब सपोज करो 16 जनवरी को गुड्स बिक गए, सेल हो गए, कंसाइनी ने अपने पास से गुड्स सेल कर दिए, तो एंट्री क्या डालेंगे? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट कर देंगे जो क्रेडिट हुआ था टू सेल्स। अब ये एक्चुअल सेल्स हो गई, ठीक है, समझ में आ गया? और 1 जनवरी से 16 जनवरी तक जब तक ये गुड्स बिकेंगे नहीं, तब तक ये किसका स्टॉक कहलाएगा बताओ? तब तक ये स्टॉक कहलाएगा कंसाइनर का, भले ही ये पड़ा किसके पास है? कंसाइनी के पास रखा है, ठीक है। कंसाइनी ये सब करता क्यों है काम? क्योंकि उसको क्या मिलता है? कमीशन, ठीक है। अगर आप आगे की बात सुनोगे तो क्या होगा? अब जैसे कंसाइनी है, इन गुड्स को दे देगा किसको? इन पर्सन्स को, किसी को बेच देगा, तो इनसे पैसे ले लेगा। उस पैसे में से अब मान लो ये 10,000 के गुड्स थे, एक बार के लिए मान लो गुड्स कितने बेच दिए? 12,000 में बेच दिए, ठीक है। 10,000 के गुड्स थे, कंसाइनर ने कंसाइनी को दिए थे, लेकिन ये टोटल कितने में बेच दिए? मान लो 12,000 में बेच दिए कंसाइनी ने। तो 12,000 में से कंसाइनी कुछ अपना क्या काटेगा? कमीशन। सपोज करो 500 रुपये उसका कमीशन बनता है, 500, तो 11,500 जो है बाकी बचे हुए, कंसाइनी किसको दे देगा उस पैसे को? कंसाइनी उस पैसे को दे देगा कंसाइनर को, समझ में आएगा? अपना कमीशन काट के। क्लियर? तो कंसाइनर ने पहले कंसाइनी गुड्स भेजे, एंट्री क्या डाली? वाई अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये गुड्स, ये एंट्री हो जाती है सेलिंग प्राइस से। तो जैसे इस क्वेश्चन में कितनी सेलिंग प्राइस? 12,000, ठीक है। फिर जब ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू सेल, ये अपन ने एंट्री डाल दी। फिर कंसाइनी क्या करेगा? उस पैसे को सेल, उसको सेंड कर देगा पैसे को वापस किसको? कंसाइनर को, अपना कमीशन काट के। क्लियर क्या? तो ध्यान रखना, कंसाइंड गुड्स आर गिवन बाय वन कंपनी कंसाइनर टू द अनदर कंपनी कंसाइनी फॉर द कंसाइनी टू सेल द एंड कस्टमर। एंड कस्टमर मतलब किसी न किसी थर्ड पार्टी को गुड्स बेचने के लिए दिए हैं। ओनरशिप नेवर ट्रांसफर टू कंसाइनी व्हेन द गुड्स आर कंसाइंड। ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है क्या? ओनरशिप तो कभी भी ट्रांसफर नहीं हो रही है, क्योंकि कंसाइनी केवल क्या है? एक एजेंट है। कंसाइंड गुड्स शुड बी रिपोर्टेड एज एन इन्वेंट्री ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंसाइनर बिकॉज इट बियर द रिस्क ऑफ लॉस। तो मैंने आपको बताया कि किसके स्टॉक है, बताओ किसका गुड्स है? पूरा का पूरा कंसाइनर का गुड्स है, ठीक है। तो कंसाइनमेंट और सेल में डिफरेंस समझ में आया आपको? क्या डिफरेंस हो सकता है कि कंसाइनमेंट में तो ओनरशिप कभी भी कंसाइनी को किसी को ट्रांसफर नहीं होती। जैसे एक्स है, तो एक्स जब वाई को गुड्स सेंड कर रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि एक्स ने वाई को ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। लेकिन अगर सेल होता तो एक्स वाई को डायरेक्टली सेल करता, वो अलग चीज है ना। सेल तो नॉर्मल पढ़ते हैं, और सेल कब होगी? जब वाई, इस केस में कंसाइनी, जैसे वाई यहाँ पे कौन है? कंसाइनी। वाई जब किसी थर्ड पार्टी को गुड्स सेल कर देगा, तब रियल में सेल होगी, ठीक है। और इस सेल को कौन रिकॉर्ड करेगा? वाई रिकॉर्ड नहीं कर सकता अपनी बुक्स में, केवल एक्स अपनी बुक्स में सेल रिकॉर्ड कर सकता है। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल सुना है कभी आपने? कई बार क्या होता है, जैसे एक्स है, एक्स ने गुड्स किसको दे दिए? वाई को दे दिए। वाई को बोला, वाई ने बोला मैं एकदम से अभी जवाब नहीं देता, ये अपन अब कंसाइनमेंट भूल जाओ, नॉर्मल सेल पे आ जाओ। एक्स ने वाई को गुड्स सेल करने की बात करी है ना। वाई ने बोला देख मैं तेरे से गुड्स अभी ले तो जा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं इसको विद इन 10 डेज, एग्जाम्पल विद इन 10 डेज, 2 डेज, 3 डेज, कुछ भी ले लो, 4 दिन 5 दिन, विद इन 10 डेज इन गुड्स को क्या कर दूंगा? रिटर्न कर दूंगा। समझ में आ रहा है? एक्स ने क्या किया? वाई को गुड्स दिए, ठीक है, और क्या बोल के दिए कि
वाई ने बोला भैया मैं अभी कंफर्म नहीं कर रहा, मैं अभी इसको गुड्स को यूज़ करके देखता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत इस्तेमाल करके देखता हूँ या एक बार रख के देखता हूँ, अगर मुझे पसंद आता है तो ठीक है, वरना नहीं आएगा तो मैं 10 दिन के अंदर अंदर इसको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, ठीक है। अभी वाई ने कंफर्म नहीं किया स्टार्टिंग में कि सेल हुई है नहीं हुई है, वाई ने बोला पहले मैं इसको कुछ देखूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन अभी एकदम से नहीं करेंगे। अब सेल कब कंफर्म हो सकती है, या तो वाई इस केस में 10 दिन से पहले पहले हाँ कर दे, ठीक है, वाई ने लेके गया और वाई ने अगले दिन ही बोल दिया हाँ भैया मेरी तरफ से सेल कंफर्म कर दो, मेरे को ये गुड्स पसंद आ गए। दूसरा केस क्या हो सकता है, 10 दिन निकल गए, वाई के पास कितना टाइम था इन गुड्स को रिटर्न करने का, 10 डेज, है ना। इसका मतलब क्या है कि भाई अब वो टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई, तो भी इसका मतलब ये है कि सेल क्या हो गई, कंफर्म हो गई। हो सकता है ऐसा। तो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स ऑन अप्रूवल आर द गुड्स दैट आर करंटली इन द पोजीशन ऑफ पोटेंशियल कस्टमर। पोटेंशियल कस्टमर मतलब अभी बना थोड़ा है कस्टमर, हो सकता है कि वो कस्टमर बन जाए अपना, ठीक है, लेकिन अभी तक उसने परचेज नहीं करे गुड्स। जैसे एक्स था तो वाई ने दे दिए इन गुड्स को, तो वाई ने क्या परचेज कर लिए उन गुड्स को, नहीं अभी नहीं करे, कर सकता है। द कस्टमर फिजिकली हैज द प्रोडक्ट एंड हैज सम पीरियड ऑफ टाइम टू डिसाइड आइदर टू परचेज इट और टू रिटर्न इट। अभी गुड्स किसके पास पड़े हैं फिजिकली, बताओ, कस्टमर के पास पड़े हैं, ठीक है, मतलब वाई के पास रखे हैं। Goods sent on approval items should be included in the seller's inventory at the original cost until either the customer accept the goods or time to return the goods expire। तो जब X ने Y को गुड्स दिए और Y ने 10 दिन का टाइम मांगा, बताओ 10 दिन से पहले या Y ने जब तक एक्सेप्टेंस नहीं दी तब तक ये गुड्स किसके हैं, तब तक ये गुड्स X के हैं। Y के गुड्स कब बनेंगे, या तो Y एक्सेप्टेंस दे दे या 10 दिन क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए, ठीक है। तो ये किसकी बुक्स में दिखाने हमें तब तक गुड्स, जब तक वाई एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा या टाइम एक्सपायर नहीं हो रहा, तब तक हमें ये गुड्स एक्स की इन्वेंट्री में ही दिखा के चलने हैं। क्लियर क्या? ओनली व्हेन अदर ऑफ द अबव दीज इवेंट अकर विल द सेल बी रिकॉग्नाइज। अगर इन दोनों में से ये पहला इवेंट हो गया या फिर ये दूसरा इवेंट हो गया, तभी सेल को रिकॉग्नाइज करना है। अब स्टूडेंट्स अपन पढ़ते हैं क्या, फीफो, लीफो, एवरेज मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री। पहली बात तो ये आपको याद रखनी, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आईएफआरएस जो होता है उसमें लीफो मेथड परमिजिबल नहीं है। क्या बोला बताओ मैंने, अगर अपन आईएफआरएस फॉलो करते हैं तो आईएफआरएस में लीफो मेथड अलाउ, सॉरी हाँ, आईएफआरएस में लीफो मेथड अलाउ नहीं है। बट क्योंकि अपने कोर्स में क्या है, यूएस गैप, तो यूएस गैप तो लीफो मेथड बिल्कुल अलाउ करता है, ठीक है। फीफो मेथड तो हर जगह अलाउड है, एवरेज कॉस्ट भी हर जगह अलाउड है। इशू किसका है, लीफो का। तो आपको क्या बात याद रखनी है, क्या आईएफआरएस में लीफो मेथड बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, वो केवल फीफो मेथड और एवरेज कॉस्ट मेथड अलाउ करता है, और यूएस गैप तो तीनों की तीनों मेथड अलाउ करता है, ठीक है। अब अपन एक क्वेश्चन डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि ये फीफो लीफो आखिर होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, ये समझते हैं पहले तो, कि भाई पहले बेसिक तो समझे। देखो जरा ध्यान सुनना अच्छी तरीके से। एक मान लीजिए एक पर्सन है जिसका डायमंड का काम है, ठीक है, आपका ही काम मान लो डायमंड का है, आपके पास तरह तरह के डायमंड्स हैं, ठीक है, छोटे मोटे, है ना, अलग अलग तरीके के, एक ऐसे कुछ बना हुआ है, ठीक है, कुछ भी, और सबके कलर है ना जो हैं अलग हैं। क्या अलग है बताओ, सबके कलर अलग है, सबकी प्राइस अलग है, ठीक है, प्राइस कह लो, रेट कह लो, सबकी शेप अलग है, ठीक है। और ये 5 डायमंड आपके पास, मान लो 5 है, कितने भी मान लो, बहुत सारे हैं, और आप सबको देख के अलग अलग पहचान सकते हो कि सबकी प्राइस कितनी है, सबकी रेट कितनी है ना, ये सब चीज़ आप बता सकते हो। जैसे ये वाला डायमंड है,
इसकी प्राइस सपोज करो है 5, इसकी प्राइस है 1, इसकी प्राइस है 3, इसकी प्राइस है 6, इसकी प्राइस है 10। ये सब दिखते भी अलग अलग हैं, इन सब की प्राइजेस भी अलग अलग है, सब चीज़ें अलग अलग है, ठीक है। अब एक दिन मैं आया आपकी शॉप पे, ठीक है, ये सर है, मैंने कहा भाई आपने डायमंड की शॉप खोली है तो मेरे को डायमंड दे दो डिस्काउंट पे। आपने बोला ठीक है सर ले जाओ। मैंने पूछा मेरे को ये वाला डायमंड दे दो, ठीक है। आपने कहा ठीक है सर ले जाओ। आपने बोला कि ये कितने में पड़ेगा सर आपको? 5 में पड़ेगा। आपने बिल्कुल रेट वो बेचने वाली लिख रखी थी, तो ये 5 में पड़ेगा, ठीक है। आपके लिए इसकी कॉस्ट सपोज करो 4 रुपये थी और आपने इसको कितने में बेच दिया? 5 में। तो आपको कितने का प्रॉफिट हो गया? 1 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। मान लो एक दूसरा पर्सन आया आपके पास, उसने ये डायमंड मांग लिया आपसे। आपने ये डायमंड कितने में दे दिया? 3 में दे दिया, ठीक है। आपने कितने में खरीदा था ये डायमंड? सपोज करो 2 में खरीदा था। तो पता है आप क्या कर पा रहे हो? आप हर डायमंड को क्या कर पा रहे हो? स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो बताओ? ये सब डायमंड आपने कभी ना कभी परचेज करे होंगे, है ना, किसी ना किसी रेट पे, और सबकी प्राइस अलग अलग है, सबके हो सकता है डेट ऑफ परचेज भी अलग अलग हो, ठीक है। सब कभी कोई आपने डायमंड पहले खरीदा है, कोई बाद में खरीदा है, लेकिन इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि आपको सबकी प्राइजेज अलग अलग पता है। आप उनकी शेप देख के, कलर देख के, साइज देख के, है ना, आप आराम से बता सकते हो ये डायमंड मैंने कब खरीदा था, है ना, ये डायमंड मैंने कब खरीदा था, ये डायमंड मैंने कब खरीदा था, ये कितने का खरीदा था, ये कितने का था, ये कितने का था, सब कुछ, है ना। समझ गए इस बात? तो ऐसे मेथड को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिकली आइडेंटिफिकेशन मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, है ना। शॉर्ट में क्या बोल सकते हो उसको आप? सिम। ऐसे मेथड को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिकली आइडेंटिफिकेशन मेथड। मुझे बताओ जरा, अगर आप ये वाला डायमंड बेचते हो किसी को, सपोज करो, है ना, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ जिसपे, आप ये 10 में बेचते हो और आपने ये खरीदा था कितने में? 9 में। तो आपको कोई अजम्पशन लेने की जरूरत पड़ रही है क्या? बताओ कोई, कि भाई मैंने सबसे पहले कितने कौन सा डायमंड खरीदा था, ऐसा कुछ फीफो लीफो अजम्पशन लेने की जरूरत पड़ रही है? नहीं। आप कह रहे हो हाँ मुझे पता है ये 9 में खरीदा था और मैं इसको 10 में बेच पा रहा हूँ। और आपको ये क्यों पता है? क्योंकि इसकी साइज, शेप, कलर से आप क्या कर पा रहे हो? इसको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि भैया ये डायमंड कितने का था, कब खरीदा था, ठीक है। सब चीजें बता पा रहे हो। अब मैं आपसे एक सेकंड एग्जांपल लेता हूँ ना, इसको आप ध्यान सुनना। पहले आप ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड रीड करना जरा, क्या लिखा हुआ है इस पे। करा आपने रीड? चलो कोई बात नहीं, कर दिया तो ठीक है, नहीं भी करा तो भी ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। आपने एक और शॉप खोली एक दिन, ठीक है। अब की बार क्या है, आपने शॉप खोली है किसकी? ये बैटरी दिख रही है आपको, ड्यूरासेल नाम से है ये बैटरी, ड्यूरासेल, है ना। तो ये है, और ये दो, और ये दो, और ये दो, एक, और ऐसे सारी की सारी ड्यूरासेल की बैटरी है। कितनी है सर आपकी दुकान पे? पता है हजारों से भी ज्यादा बैटरी पड़ी है, 1000 से भी ज्यादा ऐसी बैटरीज पड़ी है ड्यूरासेल की, ठीक है। आपने क्या किया, ये सब बताओ, इसमें देख के बताना कि सबकी शेप अलग अलग है क्या, कलर अलग है क्या, है? सबकी कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ सेम है, ठीक है। ये सारी की सारी बैटरी सेम दिखती है। आपने लेकिन ये 1000 बैटरी एक ही दिन परचेज नहीं करी है। आपने 600 बैटरी जो परचेज करी थी वो 1 जनवरी को परचेज करी थी, और उस टाइम इसकी रेट थी सपोज करो 35, और फिर आपने 400 बैटरीज परचेज करी थी 15 जनवरी को। उस टाइम इसकी रेट थी 39।
कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है ना, बस केवल समझो बात को, अच्छे तरीके से समझना। अब अब ये सारी बैटरी है ना, टोटल 1000 बैटरी पड़ी ये सारी बैटरी एक ही जगह पे इकट्ठी है, सबकी सब एक जैसी शेप है ना, ये सबकी सब एक जैसी शेप है, कुछ भी अलग नहीं है। बस केवल अलग क्या है कि कुछ बैटरीज जो हैं 600 बैटरी 600 बैटरीज की रेट कितनी है 35 में, और 400 बैटरीज की रेट कितनी है 39 में है। और ये बहुत सारी बैटरीज पड़ी है। आपको तो ये भी नहीं पता कि मान लो ये वाली बैटरी जो है वो आपने किस दिन परचेज करी है, कितने की परचेज करी है, ये भी नहीं पता आपको, ठीक है। बस आपने सारी बैटरीज एक जगह पे इकट्ठी कर दी, धीरे 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 इकट्ठी होती रही। अब मैं आया कस्टमर बन के आपके पास, ठीक है, मैंने कहा ये वाली बैटरी दे दो। आपने बोला सर ले जाओ बैटरी। मैंने कितने में दोगे? आपने कहा 42 में दे देंगे। मैंने कहा ठीक है लाओ दे दो, एक बैटरी दे दो। अब आप मुझे बताओ, ठीक है, आपने ये वाली पर्टिकुलर बैटरी कितने में खरीदी थी? मुझे बता दो आप पहले तो, जिस पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। सर ये तो हमें याद नहीं है। क्यों नहीं याद है? क्योंकि सर ये सब तो मैंने अलग अलग मतलब 2 डेट्स पे परचेज करी थी, लेकिन सबको मिला दिया, और हम ऐसे भी नहीं बता सकते, शेप सबकी सेम है, कलर सबका सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो अब कैसे? अब आप या तो बैठ के दिमाग लगाओ, एमआरपी एमआरपी ढूंढते रहो चीजों की, या फिर आप सिंपल एक अजम्पशन ले लो। आप अजम्पशन क्या लोगे बताओ? ये 42 में तो सेल कर रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि आपकी ये पहली बैटरी बिक रही है सपोज करो, तो आप ये मान लो कि शायद आपने कितने में परचेज करी होगी 35 में। अगर आप ये मान लेते हो कि 35 में परचेज करी थी और वो वही बैटरी आपकी बिक रही है अभी, दिस मेथड इज कॉल्ड फीफो अजम्पशन। अच्छी तरीके से याद रखना बात, एक आगे वर्ड ले रहा हूं काम में, अजम्पशन। आपने फीफो मेथड हो सकता है आपको आता हो, आप समझ रहे हो मेरी बात? फीफो एक्चुअल नहीं होती चीजें, ऐसा नहीं है कि ये वाला रियल में वही सेल है, वही बैटरी है जो आपने 600 में खरीदी है, सॉरी 35 में खरीदी है, नहीं। हो सकता है कि ये वाली रियल में बैटरी वो हो जो आपने 15 जनवरी को परचेज करी हो 39 में, लेकिन क्योंकि आपके पास हिसाब रखने का इतना, कैलकुलेशन का दिमाग पूरा का पूरा खराब हो जाएगा आपका इतना करोगे, तो आप क्या मान रहे हो कि यार ये तो मैंने 35 में ही खरीदी थी, मैं अज्यूम कर लेती हूँ या कर लेता हूँ 35 में ही खरीदी थी। तो क्या फॉलो कर रहे हो आप यहाँ पे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कि भाई जो माल पहले आया होगा वो सबसे पहले गया होगा। क्या फुल फॉर्म है इसकी? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या होता है इसका मतलब? जो गुड्स पहले आए वो गुड्स पहले गए, ठीक है। तो आप जब ये 42 का गुड्स सेल कर रहे हो, तो आप ये क्या मान रहे हो? ये वाला जो गुड्स है ये मैंने कब खरीदा होगा? 1 जनवरी को 35 में खरीदा होगा। हो सकता है कि गुड्स आपने लेकिन रियल में 15 जनवरी को 39 में खरीदा हो। अजम्पशन है, क्या करें बताओ? ऐसा भी हो सकता था कि सपोज करो आप ये मान रहे हो कि नहीं, हम लीफो मेथड फॉलो करते हैं। लीफो मेथड क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें क्या अजम्पशन होती है अपनी? मान लो अब मैं आया आपके पास गुड्स खरीदने के लिए, 42 में आप बेच रहे हो, आप ये मान रहे हो नहीं ये जो गुड्स गया है ना ये 400 वाले में से गया है, मतलब ये किस रेट पे मैंने खरीदा होगा? 39 वाले रेट पे आपने खरीदा होगा। तो आपने 39 में खरीदा होगा शायद, है ना, और ये आप कितने में सेल कर रहे हो? 42 में, तो इसमें आपका प्रॉफिट हो गया 3, ठीक है। आप ये भी अजम्पशन ले सकते हो। अगर आप ये अजम्पशन लेते हो तो उसे बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। बट ये बात ध्यान रहे, ये रियलिटी नहीं है, जरूरी नहीं है कि मैंने ये कितने में खरीदा होगा 39 में। हो सकता है कि मैंने कितने में खरीदा हो गुड्स, आपने कितने में खरीदा हो ये गुड्स? 35 में खरीदा हो। हम केवल एक सिंपल क्या ले रहे हैं? अजम्पशन ले रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, कि शायद आपने गुड्स कितने में खरीदा होगा 39 में, और आप उसको अभी तो खैर बेचने की तो प्राइस फिक्स है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो फीफो एंड लीफो आर क्या है बताओ? क्या है चीज? अजम्पशंस। फीफो लीफो ये सब चीजें क्या होती है? अजम्पशंस होती है। इवन एवरेज भी अजम्पशन होता है, ये तीनों अजम्पशन होता है। अजम्पशन क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि स्पेसिफिकली आइडेंटिफिकेशन मेथड हर जगह पे काम नहीं कर पाता। ये कब काम करता है? जब गुड्स आर नॉट इंटरचेंजेबल। गुड्स जो है
अलग अलग शक्ल के हों, है ना, अलग अलग कलर के हों, अलग अलग रेट हो बहुत प्रीशियस गुड्स हो जिसमें मैं दिमाग लगाऊं कि ये गुड्स कितने का था, ये कितने का था, ये कितने का था। अब सपोज करो, मान लो मैं, मेरे पास जो शॉप है उसमें एक ये रिमोट है, मान लो एसी का, ये पड़ा है, ठीक है, ये बैटरी है, ठीक है, एक ही बैटरी पड़ी है ओनली, ठीक है, एक पेन रखा है, एक माउस रखा है, और एक ये वाला पेन रखा है। अब बस केवल 5-6 चीजें हैं, ठीक है, सबकी रेट अलग अलग है। आप मेरे से ये पेन मांगने आते हो, मुझे पता है ये पेन मैंने 12 रुपए का खरीदा था और आप 15 में ले जाओ मेरे से, ठीक है, तो मुझे इसकी रेट पता है। मुझे पता है मैंने ये एसी मान लो 10 रुपए में खरीदा है, आप मुझसे 20 में लेके जा रहे हो, ठीक है, तो ये है। मुझे इसको देखते ही पेन को याद आ जाता है, हाँ ये पेन अलग है और ये पेन अलग है, तो ये पेन मैंने 1 रुपीज़ का खरीदा है, मैं आपको 2 रुपीज़ में सेल कर दूंगा। ये बैटरी है 30 में खरीदी थी, 35 में बेच दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ क्या है बताओ? ये चीज़ है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। लेकिन जब मैं अजम्पशंस लेने पे उतर जाता हूँ, क्योंकि मेरे सारे के सारे गुड्स एक जैसे हैं, तो फिर मैं क्या है, अजम्पशन लेता हूँ फीफो और लीफो। क्यों? क्योंकि मेरे गुड्स एक जैसे हैं और मैं दिमाग नहीं लगाना चाहता कि ये गुड्स जो था पर्टिकुलर कितने का था, ठीक है। और ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि फीफो मेथड फॉलो करने का मतलब ये है कि जो आप रियल में गुड्स पहले आपने खरीदा था वही रियल में बेच रहे हो। जरूरी नहीं है ऐसा होगा, आप केवल अज्यूम कर रहे हो कि आपने जो पहले खरीदा था वही पहले बिका है। हो सकता है कि रियलिटी में आप जो अभी गुड्स बेच रहे हो वो आपको तो पता ही नहीं है कि रियल में आपने वो कब खरीदा था। हो सकता है सबसे बाद में वही खरीदा हो आपने, ठीक है, समझे बात को? ये है चीजें। अब देखो जरा, मैं आपके लिए एक चीज लाने गया था, ठीक है ना, एक एग्जांपल देने के लिए। ये जो है ना वो नींबू पानी है, ठीक है, भाई लेमन जूस, सिंपल बात ये। और ये सिंपल वाटर है। मैंने क्या किया, इस नींबू पानी के अंदर ये वाटर डाल दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, दिख रहा है आपको? मैंने इसमें डाल दिया ये पानी, पूरा का पूरा खाली कर दिया इसको। अब अब मेरे पास आप आए, ठीक है, कस्टमर बन के। मैंने आपको, आपने बोला सर पानी दे दो, मैंने कहा ठीक है, ये मैंने आपको पानी ऐसे दे दिया, ठीक है, ये आपने मान लो पी लिया, खत्म कहानी। अब मुझे बताओ, ये जो पानी मैंने अभी हाथ में लिया था इसको, ये रहा, ये किस में से था? कौन सी एजम्पशन लगाओगे? अब आप मान लो फीफो लगाते हो, तो फीफो आप क्या, अब आप ये कहोगे जो पहले वाला था वो सबसे पहले वाला जाएगा? रियलिटी है क्या वो केवल क्या है, अजम्पशन, ठीक है। हो सकता है नींबू पानी की रेट अलग हो और उस नॉर्मल पानी की रेट अलग हो। नींबू पानी जो मान लो 10 का था और जो नॉर्मल पानी था वो 2 रुपीज का था। अब ये मैंने निकाला, अब इसमें क्या मिक्स हो क्या है बताओ? ठीक है, आप बता सकते हो कि भाई इसमें क्या है, पानी है या नींबू पानी है? ये पूरा मिक्स हो चुका है, ठीक है, समझ रहे हो? तो फीफो एंड लीफो इज ओनली ए अजम्पशन। और वो अजम्पशन क्यों फॉलो करनी पड़ती है अपन को? क्योंकि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड को अपन फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है, ठीक है, क्लियर? चलो अब अपन वापस से एक बार फीफो मेथड को नजर मार लेते हैं। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड का आपसे कभी प्रैक्टिकल नहीं पूछेगा, बस आपको थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि फीफो कब आया, जब स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड आप फॉलो नहीं कर पा रहे तब। जनरली फीफो की अजम्पशन या किसी भी चीज की अजम्पशन तभी जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब फीफो मेथड क्या बोलता है, मैंने आपको बताया जैसे कि अब सपोज करो 1 जनवरी को अपने पास 10,000 यूनिट्स गुड्स थे, ठीक है, ध्यान से देखना एग्जाम्पल को। 10 पर यूनिट के हिसाब से परचेज करे थे। 3 जनवरी को 6,000 यूनिट्स और परचेज कर लिए, कितने के हिसाब से? 12 पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। और
4 जनवरी को आपने 11,000 यूनिट्स इशू कर दिए है, सेल कर दिए, ठीक है, कुछ भी कह लो। एंड यू आर फॉलोइंग कौन सा मेथड? फीफो। फीफो मेथड क्या बोलता है? 11,000 यूनिट्स जो आपने इशू करे हैं वो सबसे पहले किस में से इशू करे होंगे? पहले इस 10,000 में से इशू करे होंगे सबसे पहले, है ना, और फिर बाकी किस में से इशू करे होंगे? इस 6,000 में से। तो 10,000 इशू करने की रेट क्या है बताओ? 10 वाली। और बाकी जो टोटल 11,000 इशू हुआ है, 11 में से 10 तो ऊपर वाला हो गया 1 जनवरी वाला, और बाकी 1,000 कितना वाला हो गया? 3 जनवरी वाला। उसकी रेट क्या है? 12। आई कुछ समझ में नहीं आई बात? तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स, सीओजीएस बोलते हैं इसको, जो गुड्स बिक जाते हैं उसकी कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी हो गई? 10,000 इंटू 10 मतलब कितना? 1 लाख, प्लस 1,000 इंटू 12 कितना होता है? 12,000। तो टोटल गुड्स की कीमत कितनी हो गई? टोटल सीओजीएस कितनी हो गई? कॉस्ट ऑफ सेल्स, सीओजीएस बोलते हैं ना इसको शॉर्ट में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना हो गया? 1,12,000। अब मैं आपसे पूछूं आपके पास गुड्स कितने बच गए? कितने यूनिट्स बच गए गुड्स? भाई 10 और प्लस 6 16, 16 में से 11 गया तो कितना बचा? 5। अब जो आपके पास 5,000 यूनिट्स बचा, किस में से बचा होगा वो? 6,000 में से। उसकी क्या प्राइस है बताना जरा? 12। तो 5 इंटू 12 कितना होता है? 60,000। आई की बात नहीं आई समझ में? तो आपकी स्टॉक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 60,000 रुपीज या डॉलर, कुछ भी ले लो आप। वापस बता देता हूँ भाई, पहले 1 जनवरी को आपने गुड्स परचेज करी 10,000 एट द रेट ऑफ 10, 3 जनवरी को 6,000 एट द रेट ऑफ 12, तो टोटल आपके पास 16,000 यूनिट्स हो गया। आपने 11,000 यूनिट्स इशू किया 4 जनवरी को, तो जो 11,000 यूनिट्स इशू हुए हैं सबसे पहले किस में से इशू होंगे? पूरे के पूरे 10,000 में से, क्योंकि आप क्या अजम्पशन मान रहे हो? जो पहले माल आया है वो पहले माल जा रहा है ना। फिर 10 तो इसमें से चला गया, बाकी 1,000 इसमें से चला गया 6,000 में से। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी हो गई? 10,000 इंटू 10 मतलब 1 लाख, 1,000 इंटू कितना? 12,000। तो टोटल कितना आ गया? 1 लाख प्लस 12,000, 1,12,000। आपके पास गुड्स कितने बच गए? आपके पास गुड्स बच गए 5,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 12 ईच, मतलब 60,000 के आपके गुड्स रिमेनिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं अभी भी। होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब आप है ना 2-3 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सोच के देना, ठीक है? दे पाओगे इजीली, लेकिन सोचोगे तो। आप ये बताओ जरा कि फीफो मेथड में, फीफो मेथड आप फॉलो कर रहे हो और आपके जगह पे इन्फ्लेशन चल रहा है। इन्फ्लेशन समझते हो ना? इन्फ्लेशन मतलब रेट बढ़ रही है कंटिन्यूसली, बोलते हैं ना अपन, रेट जब बढ़ती है तो इन्फ्लेशन होता है, प्राइसेस बढ़ रही है किसी भी चीज की, इन्फ्लेशन चल रहा है। और आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो? फीफो। तो बताना जरा, स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? सोचो जरा, सोचो। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है वो ज्यादा आएगी या कम आएगी फीफो मेथड फॉलो करने पे? जब इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है तो ज्यादा आएगी। क्यों? अब देखो जरा, आपने 1 जनवरी को गुड्स परचेस किया था 10 रुपए की रेट थी, 3 जनवरी को परचेस किया 12 की रेट है, ठीक है? फीफो मेथड में क्या होता है? जो सबसे पहले माल आता है वो सबसे पहले चला जाता है, तो माल बचता किस में से है? सबसे लास्ट वाली परचेज में से, मतलब 3 जनवरी वाली परचेज। और 3 जनवरी वाली परचेज महंगी है इन कंपैरिजन टू 1 जनवरी, है ना। तो आपका जो स्टॉक बचा है वो 6,000 में से तो बचा है जो महंगे गुड्स हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? ज्यादा आ रही है। आ रही नहीं आ रही वैल्यू आपकी ज्यादा? क्योंकि आपका गुड्स 12 वाले में से बच रहा है, ना कि 10 वाले में से बच रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपकी ज्यादा आ रही है। अच्छा सर, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा आने से क्या होता है? अगर स्टॉक की वैल्यू ज्यादा आएगी, क्लोजिंग स्टॉक की,
तो आप याद है आपको 11th क्लास में आप जब ट्रेडिंग अकाउंट कभी बनाते थे, 11th क्लास अगर आपको याद हो तो, ठीक है, आप ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे एक, उसमें बाय साइड में दिखाते थे क्लोजिंग स्टॉक, आप क्रेडिट साइड में, याद है ऐसा? टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, बाय सेल्स, फिर आप क्या निकालते थे यहाँ से, जीपी निकालते थे, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आ रहा है इसका मतलब। तो अगर आपने फीफो मेथड फॉलो किया, इन्फ्लेशन का जमाना है, तो और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या आ रही है इस वजह से, ज्यादा आ रही है, और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है, तो आप ये बता सकते हो कि प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा। सर क्रेडिट साइड बढ़ने का मतलब ये होता है, अगर क्रेडिट साइड इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। रटना नहीं है कुछ भी, है ना, पीछा नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना। क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा आ रहा है इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट भी तो बढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है, स्कूल में पढ़ा था अपन ने, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो आपका टैक्स कम लगेगा ज्यादा लगेगा, बताना जरा। तो आपका टैक्स भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा किस चीज पे फोकस करता है, क्या फॉलो करो, फीफो, समझ में आया? क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज में किसका मौसम चलता है, किस किस चीज का इन्फ्लेशन का कि डिफ्लेशन का, इन्फ्लेशन का, ठीक है, इन्फ्लेशन चल रहा होता है, और इन्फ्लेशन चल रहा होता है इस वजह से क्या होता है, फीफो मेथड फॉलो करते हो तो इन्वेंट्री जो होती है, क्लोजिंग स्टॉक, वो सबसे लास्ट वाली परचेज में से होता है, और लास्ट वाली परचेज सबसे महंगी होती है, इस वजह से आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा आती है, क्लोजिंग स्टॉक की वजह से प्रॉफिट ज्यादा आता है, प्रॉफिट की वजह से टैक्स ज्यादा पे करना पड़ता है, समझ में आया? अब आप एक चीजें देखो, समझो क्या गजब की बात है, प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, टैक्स भी ज्यादा आ रहा है, तो कैश फ्लो क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, क्योंकि आप टैक्स ज्यादा पे करोगे तो आपका कैश फ्लो, कैश इनफ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप इसको देखो, अब अपन थ्योरी पढ़ लेते हैं। अंडर फीफो क्लोजिंग स्टॉक इज एसेंशियली वैल्यूड एट करंट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज रिपोर्टेड एट ओल्डर कॉस्ट। हुआ ना ऐसा? सीओजीएस ओल्डर कॉस्ट पे दिखाई, ओल्डर कॉस्ट क्या थी आपकी 10, तो ज्यादातर आपने 11,000 यूनिट्स बेचा, तो आपने सीओजीएस किस रेट पे दिखाई, ज्यादातर 10,000 यूनिट्स तो ये हो गई 10 वाली, और 1,000 यूनिट्स 12 वाली हो गई, तो आपकी ज्यादातर सीओजीएस किस पे रिकॉर्ड हुई है, ओल्ड वैल्यू पे। इन्हीं सब पे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, अभी देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है। और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो किस वैल्यू पे शो हो रहा है आपका, करंट प्राइस पे, मतलब 12 पे। जैसे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आपने 5,000 यूनिट दिखाया है, वो किस रेट पे दिखाया है, 12 पे, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट करंट कॉस्ट, देयरफॉर द बैलेंस शीट हैज अ करंट फिगर, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आप किधर दिखाते हैं, बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं, याद है आपको? स्टॉक को बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाते हो नहीं दिखाते, बिल्कुल दिखाते हैं, करंट एसेट होती है, ठीक है। तो therefore the balance sheet has more current figure because the inventory is valued at more current cost, obviously income is reported more during inflation, ये पढ़ लिया अपन ने कि इनकम क्या होगी, ज्यादा होगी, इनकम टैक्स में अलाउड है क्योंकि टैक्स भी ज्यादा पे करना पड़ेगा, और कैश फ्लो क्या होगा, कम, पैसा आपके पास कम आएगा क्योंकि आपका टैक्स क्या लग गया, ज्यादा लग गया। तो प्रॉफिट ज्यादा है, टैक्स कम है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादातर करंट फिगर को शो कर रही है, तो बैलेंस शीट भी किसको शो करती है, करंट फिगर को शो करती है, ठीक है। अब आइए कौन से मेथड पे, लिफो मेथड पे, ठीक है। ये मैं आपको स्क्रीन बार बार ये देखनी पड़ती है मेरे को, क्योंकि ये ना पता नहीं कुछ, कभी मेरे को लगता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए ना, ठीक है, तो मेरे को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बिल्कुल एक सिंपल टेक्नोलॉजी नहीं है, पूरी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। तो इन वीडियो बनाते समय क्योंकि ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर वीडियो की क्वालिटी में इफेक्ट आ जाता है। तो मुझे वीडियो के साथ साथ इन चीज़ों पे भी थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ता है, तो आप ऐसे मत सोचना है सर क्या करते रहते हैं बार बार, अदरवाइज अगर ये सब नहीं देखूंगा तो फिर क्या है, कुछ गड़बड़ हो सकती है।
और मैं बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करना चाहता, है ना, ठीक है। लीफो एक खाली पेज देख लेते हैं, लास्ट एंड फर्स्ट आउट आपको समझाने के लिए, इधर समझाते हैं। कौन सा मेथड समझेंगे अपन? लीफो। एग्जाम्पल लेते हैं एक। 1 जनवरी को 10,000 यूनिट्स आपने परचेज किया। कितने में? 10 में। कितने का परचेज किया टोटल? 1 लाख का, ठीक है। 3 जनवरी को आपने 6,000 यूनिट्स और परचेज करे। कितने का? 12 वाला। 72,000 का और परचेज कर लिया। डॉलर रुपीस कुछ भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हुआ क्या कि आपने 5 जनवरी को गुड्स सेल कर दा। कितने यूनिट्स का बेचा है आपने गुड्स अब की बार? और 6 और 9, 9 6 3 11,000 यूनिट्स बेचा है, ठीक है। पहले ऐसा ले लेते हैं कुछ कुछ। और आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? लीफो। लीफो मेथड में आप क्या मानते हैं? जो माल बिक रहा है वो सबसे लास्ट वाली परचेज में से पहले बिक रहा है। मतलब ये जो आपने गुड्स परचेज करें बाद में, उसमें से पहले गुड्स बिक रहे हैं। तो 6,000 यूनिट्स, अब मैं क्या निकाल रहा हूँ? COGS, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कैसे निकलेगी? 6,000 यूनिट्स कितने में? 12 में, ठीक है। टोटल 11,000 यूनिट्स बिक रहे हैं, तो 6,000 लास्ट वाले चले गए एक तो। उसके बाद ऑब्वियसली ऊपर से जाना पड़ेगा मेरे को। 5,000 यूनिट्स कितने वाले? 10 वाले। तो ये 72,000 हो गया और ये 50,000 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 1,12,000 COGS। अगर मैं आपसे पूछूं क्लोजिंग स्टॉक की क्या वैल्यू बचेगी इस केस में, तो आप क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या बचेगी? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बच जाएगी, 6 तो इसमें से चला गया था, 5 ऊपर से चला गया, तो बचा कितना? 5,000 एट द रेट ऑफ 10। भाई इस 10,000 में से 5,000 तो चले गए, 5,000 बच गए, 10 वाले बच गए, मतलब कितने का क्लोजिंग स्टॉक बच गया? 50,000 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया, ठीक है। यही करते हैं। अगर ये फीफो होता तो 16,000 यूनिट, 16,000 यूनिट्स आपने टोटल परचेज करी, 16 में से 11 चली गई, 5,000 किस में से बचा होता? लास्ट वाली परचेज में से। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का शो होता? 5,000 इंटू 12, कितने का? 60 का। लेकिन क्योंकि आपने लीफो मेथड फॉलो किया है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का आ रहा है आपका? 50,000 का, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक सबसे ओल्डेस्ट परचेज में से बच रही है। ओल्डेस्ट परचेज कौन सी है? 10,000 यूनिट्स। होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, अब मैं आपसे कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछता हूँ। इन्फ्लेशन का दौर है, अब आपने फीफो और लीफो दोनों मेथड देख लिए, बताना जरा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू किस केस में ज़्यादा आ रही है? इन्फ्लेशन का टाइम है तो सर फीफो में तो 60 आ रही है और लीफो में अपने 50 आ रही है। तो सर 60 तो अभी तक ज़्यादा होता है 50 से, तो क्लोजिंग स्टॉक बताओ किस में ज़्यादा है? फीफो मेथड में ज़्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फीफो मेथड में ज़्यादा आ रही है। यही तो होता है, बताया था ना अभी आपको मैंने कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमेशा इन्फ्लेशन के टाइम पे फीफो मेथड में ज़्यादा आती है। और अभी एक चीज़ समझाई थी, अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फीफो मेथड में ज़्यादा आएगी, इसका मतलब प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा। प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, टैक्स ज़्यादा तो फिर वो आगे की इक्वेशन चल गई, ठीक है। और क्या बातें याद रखनी है आपको? फीफो मेथड अपन ने डिस्कस कर लिया था, फीफो मेथड के बारे में। फीफो मेथड जो होता है उसमें क्लोजिंग स्टॉक करंट फिगर पे शो हो रहा है, करंट पे हो रहा है ना। 12 देखो सबसे लास्ट परचेज है तो करंट परचेज हो गई। तो फीफो मेथड में बैलेंस शीट के अंदर कौन सी फिगर जाती है? करंट फिगर जाती है। लेकिन जब अपन लीफो मेथड फॉलो करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक किस पे शो हो रहा है बताना जरा? ओल्ड वाली वैल्यू पे, 10 वाली वैल्यू पे, तो उसमें ओल्ड वैल्यू शो हो रही है, ठीक है। लेकिन एक और चीज ध्यान रखने की, जब ये बैलेंस शीट में जाएगा
लेकिन एक और चीज याद रखने वाली क्या है, लीफो मेथड में सीओजीएस, वैसे सीओजीएस आप कहाँ दिखाते हैं बताना जरा, इनकम स्टेटमेंट में या पी&एल में दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम स्टेटमेंट में जाता है नहीं जाता सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिल्कुल जाता है। तो बताओ जरा, अगर अपन लीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो सीओजीएस जो है वो कौन सी शो हो रही है मेनली, करंट वाली या फिर ओल्ड वाली? लीफो मेथड में सर करंट वाली हो रही है, ये 6000 यूनिट्स करंट वाले थे 12 वाले, है ना? तो अपन कह सकते हैं कि लीफो मेथड के अंदर, सीओजीएस के अंदर ज्यादातर कौन सा फिगर शो होता है? करंट फिगर शो होता है। आ रही बात समझ में? और लीफो मेथड के अंदर बैलेंस शीट के अंदर कौन सा फिगर शो हो रहा है? ओल्ड फिगर शो हो रहा है। लेकिन अगर ये फीफो मेथड होता तो फीफो मेथड के अंदर बैलेंस शीट के अंदर तो कौन सा फिगर शो हो रहा है? न्यू फिगर, क्लोजिंग स्टॉक का, ठीक है। और अगर ये फीफो मेथड होता तो सीओजीएस मतलब सबसे, आप क्या मानते हो, फीफो मेथड के अंदर सबसे पहले जो माल आया सबसे पहले बिका है, तो फीफो मेथड के अंदर अगर ये मान लो 11,000 यूनिट्स बिकते तो 10,000 किस में से मानते? ऊपर वाले में से। तो सीओजीएस जो होती वो क्या होती? ओल्ड होती, ठीक है। तो आपको क्या बात समझ में आ रही है कि फीफो मेथड के अंदर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है वो एक ओल्ड फिगर होता है, मतलब इनकम स्टेटमेंट में भी कौन सा फिगर जाता होगा? ओल्ड फिगर जाता है। लेकिन बैलेंस शीट में तब फीफो मेथड में कौन सा फिगर जा रहा है? न्यू फिगर जा रहा है बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो सबसे लास्ट वाली परचेज में से बचा है। लेकिन अगर ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है, लीफो है, तो जस्ट उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। इसमें क्या हो रहा है लीफो मेथड में कि इनकम स्टेटमेंट में तो कौन सा फिगर शो हो रहा है? सबसे लेटेस्ट फिगर हो रहा है ना, सबसे लेटेस्ट। लीफो मेथड में अपन क्या मानते हैं कि जो 11,000 यूनिट्स बिका है वो सबसे पहले 6,000 में से बिका है, सबसे लास्ट वाली परचेज में से बिका है, फिर जाके ऊपर वाली परचेज में से बिका है, ठीक है। इस वजह से बैलेंस शीट में लास्ट इन फर्स्ट आउट में कौन सा फिगर बच जाता है? ओल्ड फिगर बच जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए दे सकता है एग्जाम में। पढ़ो उसको एक बार, रीड करते हैं जरा। When LIFO method is used, the assumption is made that each time a unit is sold, it is one that was purchased most recently, ठीक है। द न्यूएस्ट आइटम इन द इन्वेंटरी, मतलब सबसे लास्ट वाली परचेज पहले, लास्ट वाला माल पहले बिक गया। Therefore, the oldest inventory item will be included in the closing stock on the balance sheet. तो बैलेंस शीट क्या है, कौन सा शो करेगी फिगर बताओ? ओल्ड फिगर। बट अंडर लीफो द सीओजीएस इज वैल्यूड एट करंट कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी, और इसलिए बोल रहे हैं कि इनकम स्टेटमेंट में क्या है, करंट फिगर शो हो रहा है, ठीक है। और लीफो मेथड की मैंने आपको पहले ही एक खास बात बता दी थी कि लीफो मेथड आईएफआरएस में अलाउड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज एवरेज कॉस्ट मेथड। एवरेज कॉस्ट को भी समझते हैं जरा। जब स्टूडेंट्स अपन एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज हमेशा दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज, ठीक है। सिंपल एवरेज, सिंपल होता है तो किसी काम का नहीं होता, ठीक है, ये कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। अपन हमेशा कौन से एवरेज की बात करते हैं? वेटेड एवरेज की। सर व्हाट इज वेटेड एवरेज, जरा ये भी समझाओ। सिंपल है यार, देखो तुम लोग इंटेलिजेंट हो, कोई ज़्यादा तुम्हें दिक्कत आती नहीं है चीज़ों की। 1 जनवरी को 10,000 यूनिट्स थी, आपने 10 पर यूनिट में परचेज करी थी। 3 जनवरी को आपने 12,000 यूनिट्स और परचेज करी, मान लो कितने की? 8 पर यूनिट मान लो, ठीक है। और कैलकुलेटर, चलो ठीक है हो जाएगा। और आपने 4 जनवरी को कितने यूनिट्स इशू कर दिए, मतलब बेच दिए? 11,000 यूनिट्स। और आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है बताना जरा?
वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करना है, ये वाला फॉलो करना है आपको। अब कैसे करोगे बताओ? आपने 11,000 यूनिट्स जो इशू करे हैं, आपके पास कितने टोटल थे पहले ये बताना। अच्छा ऐसा करते हैं 22, ये फिगर एग्जैक्ट बैठ जाएगा, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं वरना आपको समझने में दिक्कत आएगी। इसको 14 कर देता हूँ मैं, ठीक है। 14,000 इशू कराया आपने, तो ये कितना हो गया? 22,000। 22 में से आपके पास 14 तो बिक गया, तो बचा कितना? 8,000 होता है ना क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन आप अब की बार कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो? वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज में आप क्या करते हो? आप टोटल कर लो 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, मतलब 10,000 यूनिट्स खरीदे थे आपने, कितने के हिसाब से? 10 के हिसाब से। तो कितने का खरीद लिया आपने? 1 लाख का तो ये खरीद लिया, प्लस 12,000 इंटू 8 कितना होता है बताना जरा? 96,000 होता है। तो आपने टोटल 1,96,000 खर्च करे हैं कितने यूनिट्स के लिए? 22,000 यूनिट्स के लिए। तो अगर मैं इससे डिवाइड कर दूंगा 1,96,000 डिवाइडेड बाय 22,000, तो पर यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी एक यूनिट की। एक यूनिट कितने में खरीदी है? इनटू, और क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट का बचा है आपका? 8,000 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है, तो इंटू 8,000 कर देता हूँ। तो मेरे पास ये पता लग जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक की कितनी वैल्यू है। ये चीज़ मुझे क्या बता देगी? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। जैसे एक बार ऐसा करते हैं, कैलकुलेटर तो मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं क्या निकाल लेता हूँ, अपना मोबाइल निकाल लेता हूँ। आप अपना कैलकुलेटर निकालो। आपको मैंने कहा है ना आप क्लास में कैलकुलेटर लेके बैठोगे, ठीक है। वैसे तो आप समझदार पर्सन हो, आप पक्का कैलकुलेटर लेके बैठे होंगे। 196,000 डिवाइडेड बाय कितना? 22,000, तो रेट आ गई 8.91 कर दो आप, राउंड ऑफ है ना। 8.91 को सिंपल किससे मल्टीप्लाई कर दो? 8,000 यूनिट से, तो आ जाएगा अप्रॉक्स 71272 या 3, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया क्या? तो वेटेड एवरेज कैसे निकला? 71273 या 2, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर सकते हो। और अगर COGS निकालनी है आपको तो कैसे निकालोगे? 8,000 की जगह फिर आप कितना लिख दो यहाँ पे, कितने यूनिट बेची थी आपने? 14,000। अगर मैं इसको 14,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा मेरा? COGS निकल जाएगा। बस इतना सा होता है और कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। तो एवरेज क्या है? एवरेज कॉस्ट मेथड के अंदर क्या करते हो आप बताना? फॉर्मूला क्या लगाया? यूनिट्स इनटू रेट, यूनिट्स इनटू रेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। जरूरी नहीं है केवल ये 2 ही बार आपने परचेस करी हो, 10 बार परचेस करोगे 10 बार यूनिट्स इनटू रेट, यूनिट्स इनटू रेट, फिर वापस यूनिट्स इनटू रेट, ऐसे चलता रहेगा। फिर सारी की सारी नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देना, तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई। उस पर यूनिट कॉस्ट को आप किससे मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो? मान लो आपने क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकल जाएगी। मान लो आपने इशू वाले यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने यूनिट्स इशू करें, तो आपकी COGS की वैल्यू निकल जाएगी। COGS मतलब जितने रुपए का गुड्स बेचा है उसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो COGS हमेशा ध्यान रखना किधर दिखाते हैं अपन? इनकम स्टेटमेंट में, P&L में। और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट के अंदर। क्लियर क्या? तो आप इतना पढ़ लो आज, फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू।